अच्छा, अब यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं आपके पास, ये आपके पास होते क्या चीज़ है ये। बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपने एक पैसेज रीड करना होता है। तो यहाँ पर व्हाट यू डू इज़ यू रीड अ पैसेज। बेसिकली आप लोगों के पास एक पैसेज से ज़्यादा ही आपके पास पैसेज होते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास ना टू से आप कह लो वन से, यहाँ टू से आपके पास ना थ्री पैसेजेस होंगे जो कि आपको रीड करने पड़ेंगे। दो पैसेजेस में तो वो लाजमी आपको ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहा होता है, और जो तीसरा होता है उस पर वो कहते हैं आप समरी लिख दो या इस तरह का कोई काम वो आपसे करवा लेगा। तो आपने करना क्या होता है, यू रीड अ पैसेज एंड देन यू आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। एंड देन यू आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। और इसमें कुछ रूल्स वगैरह ये होते हैं कि आपने जब भी पैसेज को पढ़ना है, आपने इसमें ये हमेशा रेकमेंड करता हूँ बच्चों को कि आप सबसे पहले क्वेश्चन दिया करो, सबसे पहले क्वेश्चन आप देख लिया करो। क्वेश्चन देख लिया आपने, फिर उसके बाद आप पैसेज पढ़ा करो, बिकॉज इफ़ यू डू इट लाइक दैट तो आपको जो भी क्वेश्चन अभी अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा ना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली उसका आंसर पता लग जाएगा। अब उस आंसर के मुताबिक आप क्या कर सकते हो, आप आराम से अपना जो भी क्वेश्चन है उसको आप आंसर कर पाओगे। तो ऑलवेज आप यहाँ पे क्या करो, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ये इंग्लिश के लिए भी सेम टिप मैं देता हूँ, उर्दू के लिए भी सेम टिप ही होती है। तो ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट and then look for answers in the passage। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपके पास ये होता है, जितने आपको नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उतने ही आपको पॉइंट्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, राइट just as many points as the total marks given। और इसमें आप कह सकते हो कि 1 mark equals to 1 point, ठीक है। तो इस तरह करके आपने लिखना। बाकी यू कैन डेफिनेटली यूज़ योर ओन वर्ड्स, आप अपने वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, बट इसमें उर्दू में रिकमेंडेशन ये होती है कि जो भी पैसेज के अंदर आपको जिस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, आप वैसे यूज़ किया करो, बट यस यू कैन डेफिनेटली यूज़ योर ओन वर्ड्स एज वेल। तो वो भी आप कर सकते हो। इंग्लिश के अंदर नॉर्मली ये होता है कि इंग्लिश के अंदर आपको कहते हैं कि आपने अपने वर्ड्स में लिखना होता है, और वो एक्सपेक्टेड भी आपसे ये होता है कि यू ऑलवेज हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। बट व्हेन इट कम्स टू उर्दू जो होता है आपके पास, उसमें आप क्या कर सकते हो, एक मिनट, स्क्रीन ही शेयर हो रही, वेट अ सेकंड। हाँ मैं कर रहा हूँ यार, एक मिनट। अब हो रही है शो, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे कि इसमें आपने क्या करना होता है, यू ऑलवेज रीड अ पैसेज, 2 till 3 पैसेजेस होते हैं आपके पास, एंड देन यू आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपको उनको पैसेजेस को रीड करके आपने क्या करना होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने आंसर करने होते हैं। अब सेकंड पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन लुक फॉर द आंसर्स इन द पैसेज। तो जब भी आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, तो हमेशा मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आपने लेट्स सपोज 2 क्वेश्चन करके पढ़ लो आप, या एक क्वेश्चन करके भी अगर आप पढ़े हो ना, पहले आप एक क्वेश्चन पढ़ो फिर आप पैसेज पढ़ो, ठीक है। इस तरह आपको आंसर जो होंगे ना वो आराम से मिल जाएंगे, वरना ये होगा आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। वैसे उर्दू में टाइम होता है, यू कैन ऑलवेज रीड इट पैसेजेस, बट आई रिकमेंड कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, एक क्वेश्चन पहले पढ़ो, फिर पैसेज पढ़ो, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर दोबारा पैसेज पढ़ो, फिर तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर दोबारा पैसेज पढ़ो। इस तरह आपको आंसर्स फाइंड करने में आसान हो जाएगा, इट इज़ वेरी टाइम एफिशिएंट एज वेल। और जो थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे टिप दिया वो ये है कि राइट जस्ट एज मेनी पॉइंट्स एज द टोटल मार्क्स गिवन। जितने आपके टोटल मार्क्स होंगे उतने आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अगर 1 मार्क का सवाल है तो 1 पॉइंट लिखना है, अगर 2 मार्क्स का सवाल है तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 मार्क्स है तो 3 पॉइंट्स, यू हैव टू फाइंड देम, ठीक है। तो इस तरह आपको करना पड़ेगा। बाकी ये है कि यू कैन डेफिनेटली राइट इन योर ओन वर्ड्स एज वेल। तो यहाँ पर आप कह सकते हो यू कैन यूज़ योर ओन वर्ड्स एज वेल, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो, और आप इनको ना डिफरेंट जो वर्ड्स आ रहे होते हैं इनको आप यूज़ कर सकते हो। तो दिस वॉज अबाउट, आई थिंक दीज वर ऑल द टिप्स जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपकी नॉर्मली यूज़ होती हैं। बाकी हम एक यहाँ पे एक
क्वेश्चन जो है अपना वो पढ़ते हैं और फिर उसको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्लाह। अच्छा, आज ना हम वो कह रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं। अच्छा, ये मुझे एक पैसेज मिला है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको हम देख लेते हैं आज। इन्होंने पैसेजेस को यहाँ पे वैसे मार्क भी किया हुआ है, पैसेज ए, पैसेज बी एंड सो ऑन सो ऑन। मल्टीपल मैचिंग नहीं, ये तो वो हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। पैसेज रीड करना है और सवालात का जवाब देना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। यस, कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, पैसेज थोड़ा सा लंबा ही हो गया, एक और भी पैसेज है अभी, सी पैसेज के बाद डी पैसेज भी दिया हुआ उसने। ये तो पैराग्राफ मल्टीपल से मैचिंग होती है। एक मिनट, हाँ बल्कि मल्टीपल मैचिंग है ये तो। वेट 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 वेट, ये तो गलत वाला मश्क मैंने कर लिया कॉपी। हाँ, इसमें ना दूसरा वाला है, एक मिनट इसको फिर इग्नोर करते हैं हम। ये आपका वो दूसरा वाला है और ये मेरे ख्याल में, एक मिनट, अच्छा ठीक है, ये मल्टीपल मैचिंग है, ये वो दूसरी वाली मल्टीपल मैचिंग है जिसमें वो उसने फिलिंग द ब्लैंक से दी हुई, लेकिन वो वर्ड्स वो फिर भी पूछ रहा है कि मतलब किस पैसेज से क्या चीज़ बिलोंग कर रही है। उसको भी हम देखते हैं, वो जो हमने कल चीज़ की थी ना उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे उसको। ये मश नंबर 3 है। हाँ, अच्छा यहाँ पे उसने कहा हुआ है सही थे, पाबंदी वक्त के बारे में मंदरजा झेल मजमून पढ़ें और दिए गए सवालों के जवाब लिखें। हाँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन। ज़्यादा उर्दू देख के घबराना जाना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर होता है उर्दू वाला। अगर उर्दू नहीं भी इतनी बेहतर है ना आप लोगों की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो सब, तो हो सकता है ना उर्दू बेहतर हो, तब भी इतनी परेशान होने की बात नहीं होती, आराम सुकून से पेपर हो जाता होता है। एज़ लॉन्ग एज़ कि अगर आप परेशान ना हो और सिंपल डिसेंट उर्दू भी यूज़ कर लो ना तो चल जाता है काम। तो इतना कोई वो नहीं एक्सपेक्ट करता एग्जामिनर कि आपको बहुत शेर व शायरी आनी चाहिए, बहुत आपको वो वाली उर्दू होनी चाहिए बहुत कॉम्प्लेक्स। इवन इंग्लिश में भी होता है, इंग्लिश में चलो फिर भी मैं कहता हूँ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है उर्दू से ज़्यादा, बट उर्दू तो बिल्कुल ही आप सिंपल उर्दू लिखो तो वो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, बिकॉज आपका पेपर भी अंग्रेज़ ने चेक करना है और अंग्रेज़ को भी उतनी उर्दू आती है जितनी आपको आती है। अच्छा, ये सवाल आ गया हमारे पास, सिर्फ 4 सवाल हैं, चलो आसान होगा फिर ये। अच्छा, 9 मार्क्स का हमारे पास ये सवाल है और मैंने आपको सबसे पहली टिप क्या दी थी कि यू रीड अ पैसेज एंड यू आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, ये तो डिस्क्रिप्शन होगी। ऑलवेज रीड क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन लुक फॉर आंसर्स इन दी पैसेज। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। अच्छा, अब ये टॉपिक है वैसे किसके बारे में, पाबंदी वक्त, ठीक है, और के बारे में मंदरजा झेल मजमून पढ़ें और दिए गए सवालों के जवाब लिखें, ठीक है। तो इसको हमने देखना, ये वही वाला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है।
अच्छा वो कह रहे हैं यहाँ पे ना आपने मुख्तसर से नोट्स वगैरह भी तैयार करने हैं, नोट्स वगैरह से उसका यही मतलब है कि आपने यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह लिखने हैं। अच्छा अब ये पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 16 वाला। यहाँ पे वो कह रहा है प्रोफेसर अर्नल की वक्त की अहमियत के बारे में दो बातें। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं प्रोफेसर एक अर्नल थे, प्रोफेसर अर्नल कोई होंगे इस पैसेज के अंदर, और प्रोफेसर अर्नल की वक्त की अहमियत के बारे में दो बातें लिखें। तो जो प्रोफेसर अर्नल है ना, वो ज़ाहिर सी बात है वक्त को अहमियत देता होगा और उसके बारे में उसने कुछ कहा होगा वक्त के बारे में प्रोफेसर ने, तो उसके बारे में हमने कोई दो यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पे मार्क्स कितने आ रहे हैं? 2 मार्क्स आ रहे हैं। तो वो एक्सपेक्ट भी आपसे ये करता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो वी जस्ट नीड टू फाइंड 2 पॉइंट्स है। ये बेसिकली आपके पास है इंग्लिश में अर्नल्ड, किसी को पता है अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का? पता नहीं क्या नाम था उसका लास्ट नेम, बॉडी बिल्डर है एक। अच्छा इस पैसेज को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब हमने सर्च किस लिए करना है? अब हमने प्रोफेसर अर्नल के बारे में सर्च करना है। जैसे ही प्रोफेसर अर्नल आएगा ना, हमने पूरा जो है ना अपना फोकस पैसेज के अंदर कर देना, बिकॉज जैसे ही प्रोफेसर अर्नल का मेंशन होगा तब हमें ना कुछ 2 पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो कि हमें 2 मार्क्स देंगे इस उर्दू के एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो उसको हम ना फिर आज देखते हैं। अच्छा यहाँ पे अब अगर देखो तो यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं, ये एक समुद्री सफ़र का वाक़या है। ये एक समुद्री सफ़र का वाक़या है। समुद्री आपके पास क्या होता है? सी को कहते हो, ठीक है। तो बिल्कुल ही बेसिक है। समुद्री सफ़र का वाक़या है। जब वाक़े को आप कहोगे इंसिडेंट। यहाँ पे ना साथ साथ मैं आप लोगों के वर्ड्स भी लिखता जाता हूँ ताकि हमें ना पता हो कि इंग्लिश में अगर हमने ट्रांसलेशन करनी है कल को तो वो किस तरह। तो इसको आप लिख लो, वाक़े को आप लिख लो इंसिडेंट, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर इंसिडेंट। तो वो कह रहे हैं ये एक समुद्री सफ़र का वाक़या है जब अचानक जहाज़ का इंजन ख़राब हो गया, ठीक है। तो जहाज़ का इंजन ख़राब हो गया। मैंने देखा कि कप्तान और मलाज में घबराए हुए थे और जहाज़ नहायत आहिस्ता आहिस्ता हवा के सहारे चल रहा था। तो वो क्या हो गया था, वहाँ पे जो कप्तान था और बाकी जो वहाँ पे लोग थे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, और यहाँ पे जो जहाज़ था ना वो नहायत आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था और वो हवा के सहारे ही बस वहाँ पे चल रहा था। मतलब इंजन जो था ना, इंजन उसका बिल्कुल ही वहाँ पे ख़राब हो चुका था। तो इसको हमने देखना। अच्छा इसके बाद वो हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं दौड़ता हुआ प्रोफेसर अर्नल, ये देखो यहाँ पे मेंशन हो गया प्रोफेसर अर्नल। अब इसके बाद से आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा यहाँ पे ना फोकस हो जाना, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देगा। अब वो कहते हैं मैं दौड़ता हुआ प्रोफेसर अर्नल के पास पहुंचा, वो हमारे साथ इस जहाज़ में सवार थे। उनके पास पहुंचा तो देखा कि वो नहायत इत्मीनान के साथ किताब का मुताला कर रहे थे। तो यहाँ पे इत्मीनान क्या होता है? एनीबडी नो इट्स मीनिंग क्या होता है? अफान, रयान? रिलैक्स। हाँ रिलैक्स आप कह सकते हो, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर आप लिख दो वो बहुत ना क्या थे, वो बहुत काम थे, कंपोज थे, रिलैक्स थे। तो डिफरेंट आप इसके लिए वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप कह लो काम थे या रिलैक्स थे। अब वो कह रहे हैं वो इत्मीनान के साथ किताब का मुताला कर रहे थे। किताब के मुताले को क्या कह रहे हो? पढ़े थे, यहाँ किताब को वहाँ पे जाके रीड कर रहे थे। मुताले को रीड कह लो आप, ठीक है। तो वो रीड कर रहे थे, किताब का मुताला कर रहे थे। अच्छा अब वो यहाँ पे कहते हैं मैंने कहा आपको कोई परेशानी नहीं, भला ये किताब पढ़ने का कौन सा मौका है? मौके को क्या कहते हो? मौके को वैसे आप इंसिडेंट नहीं कहोगे, मौके को आप कहोगे टाइम। हाँ इवेंट कह दो या आप कह दो टाइम। इवेंट बल्कि ज़्यादा बेहतर है। तो आप ये दो ये कौन सा मौका है? प्रोफेसर अर्नल ने इत्मीनान भरे लहजे मतलब लहजे को क्या कहोगे? अंदाज़ या तरीका या वे कह सकते हो आप। इंग्लिश में आप कह दो लहजे मतलब वे। हाँ टोन बल्कि ज़्यादा बेहतर वर्ड है। तो यहाँ पे लिख दो टोन। लहजे को आप कह दो टोन। भरे लहजे में कहा अगर जहाज़ को डूबना ही है तो ये थोड़ा सा वक्त और भी काबिल कदर है। ऐसे काबिल कदर वक्त और ज़िंदगी के इन कीमती लम्हात को ज़ाया करना तो कोई अकल की बात नहीं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर इस जहाज़ में डूबना ही है तो मतलब क्या ही हो गया है, ये हमारी ज़िंदगी का मतलब आखिरी मोमेंट आ रहा है, तो अब इस आखिरी मोमेंट को भी हम परेशानी में गुजार दें तो ये कैसी बात हुई। तो वो कह रहा है फिर हम पता क्या करते हैं, हम ये तो मतलब टाइम का बहुत ही अजीबोगरीब यूज़ होगा ना कि अगर हम मरने वाले हैं और उस वक्त को भी हम परेशानी में करते हैं, तो वो कहते हैं क्यों ना मैं किताब का मुताला ही क्यों ना कर लूँ कि मतलब फिर लोग इसके बारे में कहेंगे कि
died doing what he loved. ठीक है, तो ये वो बेसिकली कह रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे कोई वर्ड्स आ रहे हैं अच्छे वाले. ये थोड़ा सा वक्त और भी काबिल कदर है. काबिल कदर को क्या कहोगे इंग्लिश में? काबिल कदर को क्या कर सकते हैं हम? काबिल कदर या वर्दी लिख सकते हो. सवक्त और भी वर्दी है या और भी रिस्पेक्ट वर्दी है. कोई और किसी के जहन में वर्ड आ रहा है तो बताओ. रिस्पेक्ट वर्दी आप कह लो. ये वक्त और भी कीमती है या वैल्यूएबल कह लो. रिस्पेक्ट वर्दी कह लो या आप कह लो वैल्यूएबल कह लो. ये वक्त और भी काबिल कदर है, ये वक्त और भी रिस्पेक्ट वर्दी है. ठीक है, तो ये हो सकता है ज़िंदगी के इन कीमती लम्हात को क्या कहोगे? मोमेंट्स कहोगे आप. ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएंगे मोमेंट्स को ज़ाया वेस्ट. ज़ाया देखो किस तरह लिखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. कोई अकल की बात, अकल जहन की बात. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था कि प्रोफेसर आर्नल्ड की वक्त की अहमियत के बारे में 2 बातें लिखी थी. पहले पैराग्राफ में ही आपको मिल जाएंगी. ठीक है, तो प्रोफेसर आर्नल्ड यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमें? प्रोफेसर आर्नल्ड हमें ये कह रहे हैं. प्रोफेसर आर्नल्ड ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, अगर जहाज़ को डूबना ही है तो थोड़ा सा वक्त और भी काबिल कदर है. तो वो कह रहे हैं, तो प्रोफेसर आर्नल्ड के बारे में, वक्त की अहमियत के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वक्त को वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे और वो कहते थे कि अगर आपका वक्त कम रह गया ज़िंदगी के अंदर तो वो और भी ज़्यादा काबिल कदर हो गया वक्त. ठीक है, और फिर वो कह रहे हैं कि वो ये भी कहते हैं आर्नल्ड कि इस काबिल कदर वक्त और ज़िंदगी के इन कीमती लम्हात को ज़ाया करना अक्ल वाली बात नहीं है. तो वो कहते हैं अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करना या उनके लम्हात को ज़ाया कर देना वो कोई अच्छी बात नहीं है. तो ये भी वो ना हमें यहाँ पे कह रहे हैं. अच्छा, इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में कुछ उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ कहेगा. सच है ये वो लोग थे जिन्होंने अपने वक्त के एक, हाँ यहाँ पे उन्होंने प्रोफेसर आर्नल्ड की कोई ख़ास बात नहीं की. तो आई थिंक यू कैन राइट इट हेयर. तो यहाँ से आप लिख सकते हो. तो आप यहाँ पे प्रोफेसर आर्नल्ड की वक्त की अहमियत के बारे में 2 बातें लिखे. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अब 2 बातें. अब यहाँ पे पता है क्या, अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो, वो कहते थे वो वक्त को बहुत अहमियत देते हैं. उनके मुताबिक या उनके बकौल या आप कह लो उनका कहना है कि वक्त एक बहुत काबिल कदर चीज़ है और इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए. एक मिनट, लेट मी सी. ज़ाया उन्होंने किस तरह लिखा था? ये था ज़ाया. नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो इस तरह करके आप अपने 2 पॉइंट्स में यहाँ पे आंसर देख सकते हो. पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे ये लिख लिया, दूसरी लाइन मैंने यहाँ पे लिखी, तो मुझे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे. बल्कि इसके आपके 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन चलो 2 मार्क्स हमें इसके मिल जाएंगे. तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ क्लियर है सबको? किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ. रयान, शिज़ा और अफ़ान. अच्छा, ओके. अच्छा, एक मिनट, मुझे ना बस मैसेज करने दो A2 फिज़िक्स वाले ग्रुप में, बिकॉज आई माइट बी लेट टुडे.
अच्छा, अब यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं, वक्त की कमी का शकू करने वालों की दो बातें लिखें। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको क्या कहते हो वैसे, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ शकू, शिकवा 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 आपके पास होता है यहाँ पे, इसको आप कह लो डिसअपॉइंट हो जाना, या आप कह लो कि नेगेटिव बात करना। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे कह देते हो नेगेटिवली टॉक करना किसी के बारे में, या किसी से डिसअपॉइंट हो जाना, तो वो आपके पास होता है शिकवा, मतलब मसला निकालना किसी से, तो वो शिकवा हो जाता है। अच्छा, इसके बाद वो हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सच है ये वो लोग थे जिन्होंने अपने वक्त के एक एक लम्हे को खूब ख्याल रखा आजकल के बरक्स जहाँ बरक्स को क्या कहते हैं वैसे, आजकल के बरक्स जहाँ को क्या कहते हो, जहाँ को आप कहते हो दुनिया, बरक्स को क्या कहते हो? किसी को नहीं पता? तो जो जवाब दे दो, किसी को नहीं पता? रयान, अफान। अच्छा, बरक्स बेसिकली पता क्या होता है, या बरक्स कोई इतना कोई ख़ास वर्ड नहीं होता, लेकिन उसमें आप ये कहते हो आजकल के बरक्स जहाँ बेशतर लोग वक्त की कमी और मसरूफियात की ज़्यादती का शिकवा करते नज़र आते हैं। तो वो कह सकते हो आजकल के बरक्स जहाँ, बरक्स का मतलब होता है आजकल के इस जहाँ में, आजकल के इस जहाँ में, तो इसका कोई ख़ास मतलब मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये उर्दू एक राइट करने का एक तरीका होता है कि आजकल के बरक्स जहाँ बेशतर लोगों वक्त की कमी और मसरूफियात की ज़्यादती का शिकवा करते नज़र आते हैं। तो आप ये कह सकते हो बरक्स का कोई ख़ास, मेरे वैसे भी दिमाग में मेरे वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन ये ना एक वो होता है, स्पीच होता है आपके पास, एक राइट करने का, स्पीच को अच्छे तरीके से राइट करने का तरीका होता है यहाँ पे। बट मुझे एक मिनट इसको कंफर्म करने दो कि बरअक्स, बरअक्स एक मिनट बस। बरक्स बेसिकली पता क्या होता है, इसमें आप कह लो कि कॉन्ट्रेरी टू, इंग्लिश में अगर इसको आप कहो कॉन्ट्रेरी टू आप कह सकते हो, या इसको आप ऑपोजिट कह सकते हो, लेकिन मुझे ना स्टिल इस पैसेज के अंदर इसका जो वर्ड है वो वाला नहीं लग रहा, ऑपोजिट नहीं लग रहा। आजकल के ऑपोजिट जहाँ बेशतर, नहीं, इसका ना वैसे उन्होंने स्पीच में यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन इसका जो मतलब होता है ना वैसे नॉर्मली इसका जो मतलब होता है वो आप कहते हो ऑपोजिट कहते हो। ठीक है, उल्टी कोई चीज़ हो तो वो आप कहते हो बरक्स, मतलब अक्स जो आपका होता है आईने की तरह जो आपकी चीज़ होती है ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं आजकल के बरक्स जहाँ बेशतर आप कहते हो बहुत ज़्यादा, मतलब मेजॉरिटी आप कह सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पर आप कह लो मेजॉरिटी लोग वक्त की कमी और मसरूफियात की ज़्यादती का शिकवा करते नज़र आते हैं, बल्कि अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आजकल तो मसरूफियात इतनी बढ़ गई हैं कि अगर 24 घंटे भी काम करें तो भी पूरा होने का नाम नहीं लेते। हाँ, वैसे तो ये मैं हूँ। दूसरी तरफ ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो इन्हीं 24 घंटों में अपनी रोज़मर्रा की तमाम कारोबारी, दफ्तरी, घरेलू और दुनियावी मसरूफियात को ना सिर्फ पूरा करते हैं बल्कि इनकी ज़िंदगी में कोई अफरा तफरी भी नज़र नहीं आती। दरअसल कमाल वक्त को मुंजिम करने में है, और जिन लोगों को ये हुनर आता है उन्हें वक्त की कमी की शिकायत कभी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे बस वो ये कह रहे हैं कि आपके पास लोग क्या कर रहे होते हैं, बार बार वक्त का शिकवा कर रहे होते हैं, बार बार वो वक्त से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और डिफरेंट आपके पास उनकी मसरूफियात होती हैं। और अक्सर लोग हमें नज़र आते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास 24 घंटे भी होते ना दिन में, तो हम तब भी ना यहाँ पे
उसको पूरा कर सकते, हम तब भी ना वक्त को पूरा कर सकते। तो इस तरह करके ना आप यहाँ पे बात कर सकते हो इसके बारे में। तो अक्सर लोग कह रहे होते हैं, इवन मैं भी खुद भी डेली रोज़मर्रा ऐसी बात कर रहा था कि अगर हमारे पास 24 घंटे भी होते ना तब भी हमारा काम पूरा ना होता। तो इस तरह की हम सारे बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वक्त की कमी का शिकवा करने वाले लोगों की दो बातें। तो दो बातें इनकी हम ये लिख सकते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर उनको 24 घंटे भी दिन में मिल जाए वो भी उनके लिए पूरे ना हो। ये हमने यहाँ पे लाइन अभी भी पढ़ी है। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने पढ़ा भी था इसका, वो ये कहते हैं बेशतर लोग वक्त की कमी और मसरूफियत की ज़्यादती का शिकवा करते नज़र आते हैं, बल्कि अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आजकल तो मसरूफियत इतनी बढ़ गई है कि अगर 24 घंटे भी हमें दिन में मिल जाए ना तब भी काम पूरा ना हो। दूसरी तरफ ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो इन्हीं 24 घंटों में अपनी रोज़मर्रा की तमाम कारोबारी, दफ्तरी और सबको पूरा कर लेते हैं, सारे अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर लेते हैं, बल्कि इनकी ज़िंदगी में कोई अफरा तफरी भी नहीं होती। दरअसल कमाल वक्त को मुंजिम करने में है, और जिन लोगों को ये हुनर आता है वो वक्त की कभी भी शिकायत नहीं करते। तो यहाँ पर आप इनके बारे में दो बातें आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, वक्त की कमी का शिकवा करने वाले लोगों की दो बातें। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये लोग, एक मिनट इसको हम चेंज कर देते हैं ब्लू से। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, ये लोग हर वक्त की कमी का शिकवा करते हैं और जल्दबाजी में लगे रहते हैं। और यहाँ पे एक और भी उन्होंने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया था, अफरा तफरी। तो कहाँ पे था वो, ये वाला कोई वर्ड होगा यहाँ पे, एक मिनट, आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड हियर, अफरा तफरी। ठीक है, तो ये वाला हम लिख सकते हैं। और इसको आप कह सकते हो इन अ हरी। तो आप यहाँ पे लिख लो इसका मीनिंग, इन अ हरी, अफरा तफरी में होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, और वो हर वक्त, और वो हमेशा, या हर वक्त लिख लो यहाँ पे, और वो हर वक्त अफरा तफरी में होते हैं। ये लोग कहते हैं कि चौबीस घंटे भी कम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो पॉइंट्स बन गए। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है थर्ड वाला, यहाँ पे वो कह रहे हैं वक्त की तज़नीम के लिए दो अमली इक़दाम। तो दो हमने अमली, प्रैक्टिकल, अमली को आप कहते हो प्रैक्टिकल, ठीक है, तो ये आपके पास होता है। एक मिनट, अच्छा, यहाँ पे आप जो अमली का मीनिंग होता है ना, ये आपके पास होता है प्रैक्टिकल। इसको आप कह सकते हो कि दिस इज़ प्रैक्टिकल। और इक़दाम को आप कह सकते हो सलूशन कह सकते हो। ठीक है, तो इट कैन बी सलूशन। एक मिनट, मुझे ना अफान को बस बुलाने दो, कॉल, लेट मी टैग हिम। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं इक़दाम आपके पास क्या होता है, सलूशन होता है। और यहाँ पे जो तंजीम है, तंजीम आपके पास क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को आप तंजीम कहते हो।
वक्त को ऑर्गेनाइज़ कर देना, वक्त को बेहतर बना देना, तो उसको आप कहते हो ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वक्त की ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो अमली इकदाम, दो अमली सलूशन या दो अमली बातें जो है ना वो हमने लिखी हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं, ये एक हकीकत है कि वक्त को ना तो फैलाया जा सकता है और ना ही कम किया जा सकता है, अलबत्ता यहाँ पे आप कह सकते हो बल्कि बट, यहाँ आप इसको कह सकते हो बट इसको मुंज़म किया जा सकता है। मुंज़म को मैंने क्या बताया था, आप कहते हो मुंज़म करना, ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। हर काम में संजीदगी मतलब ये होता है हर काम में संजीदगी को अहमियत हासिल है, इससे कोई भी अक्लमंद इंसान इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, संजीदगी आपके पास वो हो जाता है जो भी सैडनेस वगैरह हो, इस तरह को कह देते हैं संजीदगी। इसलिए वक्त के हवाले से भी संजीदगी ज़रूरी है। संजीदगी आप कह लो, सैडनेस कह लो यहाँ, बल्कि सैडनेस से बेहतर होगा वरी को आप कह सकते हो। वक्त के हवाले से भी संजीदगी ज़रूरी है, वरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जो भी आपका वक्त होता है उसको आपको परेशान होना चाहिए, वक्त के बारे में आपको उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। लिहाजा को आप कहते हो देयरफॉर, इसको आप कहते हो यहाँ पे देयरफॉर, लिहाजा वक्त की पाबंदी के तहत हम वक्त का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके साथ साथ बेहतर मनसूबाबंदी को आप कह सकते हो प्लानिंग। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर प्लानिंग। मनसूबाबंदी के ज़रिए ये जान सकते हैं कि दिन भर में किस सरगर्मी आपके पास होता है एक्टिविटी, यहाँ से ट्रांसलेशन भी बेहतर हो जाएगी, किस एक्टिविटी पर हमें कितना वक्त सर्फ करना चाहिए, मतलब स्पेंड करना चाहिए, इसको कहते हो आप स्पेंड करना चाहिए। इन अमली इक़दाम से वक्त की तंजीम, वक्त की ऑर्गेनाइजेशन हमें कम वक्त में ज़्यादा काम मुकम्मल करने और बहुत सी परेशानियों से परेशानी मतलब टेंशन से बचाते हुए हमारी कामयाबी को यकीनी बना देती है। यकीनी का मतलब होता है रियलिटी, इसको अगर ट्रांसलेट करना हो तो यू कैन ईज़िली ट्रांसलेट इट टू रियलिटी। तो इस तरह करके ना यहाँ पर आप इनको यहाँ पे लिख सकते हो। और ये बस हमारे पास यहाँ पे वर्ड है। अब उन्होंने कहा था हमने प्लानिंग के बारे में से हमने कुछ कहना है, तो हम ये कह सकते हैं हम वक्त की पाबंदी कर सकते हैं और हम वक्त की अच्छी मनसूबाबंदी कर सकते हैं, और दिन भर में हमने किन सरगर्मियों पे टाइम कितना सर्व करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। और हम हर काम में संजीदगी को जो अहमियत हासिल है, हम वक्त के हवाले से भी संजीदगी ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं वक्त के हवाले से भी संजीदगी ज़रूरी है और मनसूबाबंदी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वक्त के हवाले से संजीदगी, थोड़ा सा बेहतर करके इसको लिख देते हैं। ये आपके पास आएगा सीन एंड देन नून एंड देन ये एंड देन जीम और दाल, तो ये हो जाएगा नून, ये वाई, ये जीम, संजीद। एक मिनट, संजीदगी, ये वाई आएगा और यहाँ पे दाल आएगा, तो यहाँ पे आप लिखते हो ये, और फिर आपके पास ये बन जाएगा संजीदगी और मनसूबाबंदी किस तरह लिखा हुआ था उन्होंने, मैंने हाईलाइट भी किया था यहाँ पे, देखो मनसूबाबंदी उन्होंने लिखा हुआ है इस तरह, मीम नून स्वाद बामद्दा एंड देन बंदी, मनसूबा एंड देन बंदी। तो इस तरह करके इसको लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मन सूबा बंदी ज़रूरी है। और इसके अलावा कौन से हमारे पास पॉइंट्स है, और इसके अलावा हमारे पास पॉइंट्स थे कि वक्त की तंजीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या आप कह सकते हो इन इल्मी इक़दाम से वक्त की तंजीम, या ये बल्कि वैसे हमने 2 पॉइंट्स इस पर कर लिए, हमने ना मिला दिया उन दोनों पॉइंट्स को। और ये आप लिख सकते हो के ज़रिए जान सकते हैं कि दिन में कौन सी सरगर्मियों पर कितना वक्त सर्व करना चाहिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ताकि इसकी मदद से, यहाँ आप लिख दो इसकी मदद से हम दिन में अपने वक्त की तंजीम कर सकते हैं।
अच्छा, अब वो हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो यहाँ पर हमें कहते हैं पाबंदी वक्त के 3 बुनियादी असूल। तो वक्त की पाबंदी के बारे में 3 बुनियादी असूल हमने बताने हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं वक्त की पाबंदी करने के लिए पहला बुनियादी असूल ये है कि दिन के आगाज़ में ही तमाम अहम कामों की एक फ़हरिस्त बना लें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिन में तमाम अहम कामों की एक फ़हरिस्त बना लें। तो वो हम कर सकते हैं, मतलब उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिन के आगाज़ में ही दिन के आगाज़ या दिन के शुरू में ही सारे कामों की एक फ़हरिस्त बना लें। और इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये भी हमने लिख लिया। और अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हो सकता है कोई बहुत ही गैर अहम काम छूट जाए, लेकिन इसका आपको भी अफसोस नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल में बच्चों नेट आप लोगों का सही नहीं आ रहा, बट इसमें हमने पता है कि क्या लास्ट हमारे पास क्वेश्चन रह गए, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं एंड देन विल क्लोज द क्लास। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में वो हमें ये कह रहा है कि वक्त की पाबंदी के 3 बुनियादी असूल बताएं। तो वक्त की पाबंदी के हवाले से हमने क्या करना है, 3 बुनियादी असूल बताने। तो यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि वक्त की पाबंदी करने के लिए पहला बुनियादी असूल ये है कि दिन के आगाज़ में ही तमाम कामों की एक फ़हरिस्त बना लें। मतलब फ़हरिस्त को आप कह सकते हो कि एक लिस्ट बना सकते हैं हम दिन के स्टार्ट में, ठीक है। तो लिस्ट बना लें। हो सकता है कोई बहुत ही गैर अहम काम छूट जाए, लेकिन इसका आपको भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आप अपने अहम कामों को सरअंजाम दे चुके होंगे। सरअंजाम मतलब कंप्लीट कर चुके होंगे। पाबंदी वक्त का दूसरा असूल ये है कि एक वक्त में एक काम पर तवज्जो दी जाए तो इसे बेहतर और तेज़ी से पुरअंजाम दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि एक वक्त पर एक ही काम करना चाहिए। एक वक्त पर एक ही काम करना चाहिए। तो ये 2 मार्क्स हमें मिल गए। अब लास्ट पॉइंट हमने ढूंढना है, ठीक है। एक ही वक्त पे एक काम किया जाए, तो ये हमने करना है। पाबंदी वक्त का दूसरा असूल ये तो हमने पढ़ लिया कि एक वक्त में एक ही काम दिया जाए। तीसरा अहम असूल ये है कि हर काम की तकमील का एक वक्त मुकर्रर मतलब असाइन, अलॉट या एलोकेट कर दो, रख दो, मुकर्ररा कर दिया जाए कि इस वक्त में ये काम पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए। इस वक्त में इतनी लचक हो कि वो काम इसमें पूरा हो सकता है। लचक को आप ये कह सकते हो कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक असूल ये है कि हर एक काम की तकमील का एक वक्त मुकर्रर कर देना चाहिए। तो आप ये कह सकते हो हर एक काम का एक वक्त मुकर्रर कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ये सारी सेंटेंस जो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वो हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट पैसेज रह गया दैट वी हैवंट रेड। तो ये फिर आप लोग का हो जाएगा होमवर्क फॉर रीडिंग। तो दिस इज़ व्हाट यू विल हैव टू रीड, ठीक है। अब मैं इसकी PDF आप लोग के साथ शेयर कर दूँगा, तो वो देख लेना, रिकॉर्डिंग भी इसकी देख लेना इफ़ यू गाइस हैव मिस्ड इट। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।